हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग क्लास 12th में फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट यानी कि डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क रिएक्शन को। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। इसको हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे। इसको बायोसिंथेटिक पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर होता है। इसी रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर होता है। इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल्विन केल्विन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइकिल, इस साइकिल की डिस्कवरी कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लेके की थी। साथ ही साथ इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड जो है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो इस रिएक्शन का है, वो एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। वो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है PGA। PGA इसका मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर जिसको हम लोग एक और नाम बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। इसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इतने नाम हो गए इसके। अब हम एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये डार्क रिएक्शन होता कहाँ है? तो डार्क रिएक्शन क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल में ये डार्क रिएक्शन होता है। अब मेल्विन केल्विन ने कैसे पता किया था कि कार्बन 14 आइसोटोप को लेके कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसे होता है? तो इन्होंने क्या किया था, ग्रीन अलगा लिया था जिसमें इन्होंने कार्बन 14 आइसोटोप इंसर्ट कर दिया था कार्बन 14 को ट्रेस करने के लिए, और फिर उस ग्रीन अलगा को किल किया था बॉईल करके वाटर में, और फिर जितने भी कंपाउंड बने थे उनको ट्रेस किया था। तो पहले जो ट्रेस किया गया था और गेस किया गया था वो क्या था कि 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारा पहला स्टेबल कंपाउंड है। तो वो कैसे बनेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन कंपाउंड जो कोई होगा उससे मिलके हमारा 3 कार्बन कंपाउंड कोई बन जाएगा। पहले ये सोचा गया था, लेकिन क्या हुआ, ये गलत हो गया। जब पूरा रिएक्शन देखा गया तो क्या पाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने वाला 5 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है RUBP। RUBP का फुल फॉर्म क्या होता है? रूबिस्को बाइफॉस्फेट। इसका नाम है रूबिस्को बाइफॉस्फेट। ये पाया गया सचमुच में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर। ये है क्या? ये एक कीटोन शुगर है। कीटोन ग्रुप तो आप लोग जानते होंगे, तो ये एक कीटोन शुगर है। अब एक और बात इस रिएक्शन की जो बहुत खास है वो क्या है? इस रिएक्शन की एक बहुत खास बात है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, इसका जो एंजाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो इस रिएक्शन का है, डार्क रिएक्शन का, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को। रूबी का फुल फॉर्म, सी का और ओ का, तीनों का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ। रूबी का फुल फॉर्म होगा रूबिलोज। रूबिलोज। सी का फुल फॉर्म होगा कार्बोक्साइलेज। कार्बोक्साइलेज। और ओ का फुल फॉर्म होगा ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन और ऑक्सीजन के एडिशन दोनों में ये एंजाइम काम करता है। डिपेंड करता है किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एंजाइम कार्बन का एडिशन करेगा और कार्बोक्साइलेज की तरह काम करेगा। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एंजाइम ऑक्सीजन का एडिशन करेगा और ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। अब हम चलते हैं आगे, को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो केल्विन साइकिल को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। केल्विन साइकिल को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है।
3 स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। वो तीनों स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है हमारा कार्बोक्साइलेशन। कार्बोक्साइलेशन, कार्बोक्साइलेशन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो है रिडक्शन। रिडक्शन जो हमारा पीजीए बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो पीजीए का रिडक्शन हो जाता है पीजीएल, यानी कि एसिड का रिडक्शन किस में हो गया? एल्डिहाइड में हो गया। ठीक है, एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में हो गया। हमारा तीसरा स्टेप जो है वो क्या है? वो है रीजेनरेशन ऑफ RuBP, रुबिस्को बाइफॉस्फेट। ये क्या है? ये है एंजाइम। तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को RuBP एक्सेप्ट करेगा। RuBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? बना देगा PGA। यहां बनाएगा ये PGA जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है और एक 3 कार्बन कंपाउंड है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां हम लोग 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे और 3 RuBP मॉलिक्यूल से हम लोग शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से शुरू किया और 3 रुबिस्को मॉलिक्यूल से शुरू किया तो कार्बन एटम कितना हो गया? अब यहाँ क्या होगा? ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसका मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 15 कार्बन हो गए। ये 1 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ पे टोटल कार्बन मेरा कितना हो गया? 3 कार्बन हो गया। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स पीजीए का बनता है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ कार्बन कितने हो गए? 18 कार्बन हो गए। 15 + 3 18 होता है तो हमारा 18 कार्बन जो टोटल हमारा है वो कार्बन हमारा कांस्टेंट है। अब इसी कार्बन को हमें ट्रैक करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होता है फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है? यहाँ पे होता है, ये है ATP, तो 6 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और 6 ADP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 6 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसका मतलब एक ATP मॉलिक्यूल कहाँ हो गया इनकॉर्पोरेटेड? PGA के साथ एक ATP मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट हो गया। तो क्या बन गए हमारे? 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। किसके? 1,3 डाइफॉस्फो, 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसरिक एसिड। ये भी क्या है? ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 मॉलिक्यूल्स जो है, ये 6 मॉलिक्यूल्स जो है, तो हमारा कार्बन टोटल कितना रहा? हमारा टोटल कार्बन 18 ही रहा। अब यहाँ ये हमारा फर्स्ट स्टेप कार्बोक्साइलेशन फिनिश हुआ, कार्बन का फिक्सेशन यहाँ तक हो गया। अब हमारा होगा रिडक्शन, जिसमें ये एसिड जो है रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे? यहाँ पे अब हम देखेंगे रिडक्शन। यहाँ पे अब हम देखेंगे रिडक्शन। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा? अब यहाँ पे यहाँ होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? जो हम लोग का रिड्यूसिंग पावर बना था लाइट रिएक्शन में, क्या बना था? NADPH2। इसके 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP+। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसके पास गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ और यहीं पे 6 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अब ये क्या बन गया? फिर से मोनोफॉस्फेट बन गया। तो मोनोफॉस्फेट लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको फॉस्फेट बोलेंगे। तो यहाँ क्या बन गया हमारा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL बन गया। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो टोटल कार्बन हमारे पास कितना रहा?
टोटल कार्बन हमारे पास अभी भी 18 है। ये PgAl का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये हमारा रिडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप था, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो ये फिर एक फॉस्फेट ग्रुप बचा, और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है रिड्यूसिंग पावर से, तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हमारा PgAl बना है, इसमें से एक मॉलिक्यूल PgAl का बाहर निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल PgAl का क्या हुआ? बाहर निकल गया। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये बाहर निकल जाता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे हमारे PgAl के? 5 मॉलिक्यूल्स बचे हमारे PgAl के, यानी कि यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 मल्टीप्लाई ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। टोटल कार्बन कितने हो गए? टोटल कार्बन यहाँ पे मेरे पास 15 हुए, 15 + 3 18। अब यहाँ पे क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? फॉस्फेट हमें दोबारा से ये एंजाइम RUBP रिजेनरेट करना है। यहाँ हमारे पास 5 मॉलिक्यूल PgAl का बना, यानी कि यहाँ कितने टोटल फॉस्फेट ग्रुप है? यहाँ पे हमारे पास 5 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ चला गया, हर मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप था, एक फॉस्फेट हर मॉलिक्यूल से यहाँ निकल गया, इसमें एक फॉस्फेट है, इसमें एक था। अब इस मॉलिक्यूल के पास कितने टोटल फॉस्फेट ग्रुप है? इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 5 फॉस्फेट ग्रुप है। इसमें से 2 फॉस्फेट हमारा बाहर निकल जाता है, यहाँ से 2 फॉस्फेट हमारा बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाता है? यहाँ पे र्यूबिलोज 5 फॉस्फेट, यानी कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने? 3 मॉलिक्यूल्स बने, 3 मॉलिक्यूल बन गए रूबिस्को 5 फॉस्फेट के। इसमें कितना फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है, 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 फॉस्फेट है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो 3। और कार्बन कितना है? ये है 5 कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कितने हैं? 15 कार्बन है। कार्बन अभी तक हम ट्रैक कर पा रहे हैं, 15 कार्बन साथ में चल रहा है। अब र्यूबिलोज 5 फॉस्फेट से हमें बनाना है RUBP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 ATP मॉलिक्यूल्स यूज्ड अप होते हैं, और यहाँ पे 3 ADP बनता है, जिससे कि हमारा 3 मॉलिक्यूल किसका बन जाता है? RUBP का बन जाता है। इस तरह से RUBP रीजेनरेट हो गया, जिसमें कि 6 फॉस्फेट ग्रुप है, एक में 2 फॉस्फेट ग्रुप है बाइफॉस्फेट, तो यहाँ पे मेरा 6 फॉस्फेट ग्रुप वापस से आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ये साइकिल कंप्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू होता है और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट तक आते आते कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कार्बोक्साइलेशन होता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूसिंग पावर को यूज करके क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। ये हमारा हो गया रिडक्शन ऑफ एसिड टू एल्डिहाइड, और फिर रिजेनरेशन ऑफ RUBP होता है, जिसमें फिर से ATP मॉलिक्यूल्स के यूज होते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लें केल्विन साइकिल के बारे में। यहाँ मैं अब आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से क्यों शुरू किया था। अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से हम शुरू नहीं करते तो यहाँ पे जो हमारा PgAl निकला है 6 मोल्स, ये हमें फ्रैक्शन में करना होता, तब कैलकुलेशन क्या होता? टफ होता। लेकिन सच्चाई में बात क्या है? प्लांट एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। प्लांट एक बार में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, और ये साइकिल 6 बार रिपीट होता है, तब जाके इस PgAl के 6 मोल्स बनते हैं, जिससे कि बाद में क्या बनता है? जिससे कि बाद में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये साइकिल 6 बार रिपीट होता है। केवल हम लोगों ने कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से शुरू किया है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस साइकिल के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6
6 केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। केल्विन साइकिल को कितने बार घूमना पड़ता है? 6 बार। हम लोगों ने यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया है, तो हम लोग यहाँ पे 2 ही बार कैलकुलेट करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें 6 एटीपी की मॉलिक्यूल की ज़रूरत हुई है और यहाँ 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत हुई है। तो 6 + 3 कितना होता है? 9। ये साइकिल हमें कितनी बार दोहराना पड़ेगा? 2 बार, जिससे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो सके। तो 6 और 3 कितना हुआ? 9। और साइकिल को कितनी बार घुमाना है? 2 बार। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल एटीपी कितने चाहिए? 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में। अब रिड्यूसिंग पावर यानी कि NADPH2 हमें कितना चाहिए? तो ये साइकिल को हमारे हिसाब से, जब हमने 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू किया है, तो इस साइकिल को हमें 2 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 2 बार घुमाना है। तो यहाँ पे अगर एक बार में 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, तो 2 बार में कितनी की होगी? 6 × 2 यानी कि 12 NADPH2, जिसे कि हम रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि केल्विन साइकिल 6 राउंड लगाता है एक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए 18 एटीपी और 12 NADP की ज़रूरत होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट डिपेंडेंट भी है। इनडायरेक्टली जो डार्क रिएक्शन है वो क्या है? लाइट डिपेंडेंट है। क्यों लाइट डिपेंडेंट है? क्योंकि ये जो अभी ATP और NADPH2 यूज कर रहा है, ये कहाँ बना? ये दोनों बनते हैं लाइट रिएक्शन में। ये दोनों कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये साइकिल आपको भली भांति याद रखनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।